हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है ऑफ 5 मार्क्स, 5 नंबरों की। आपको पेपर में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, और वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होगा, इबारत वाला क्वेश्चन होगा। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन में से एक होगा, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए अब देखिए इसमें ये वाली जो क्वेश्चन है ये 4.2 एक्सरसाइज का, या मैं बात करूँ 4.1 एक्सरसाइज की, तो ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है ये 4 क्वेश्चन जो हैं इसमें आपने स्टेटमेंट बनानी है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, और फिर जो हमने पीछे सीखा है उसका इस्तेमाल हम कैसे करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए 4.1 एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड है आपके पास, एक आयत जैसा है, बोला है इसका जो क्षेत्रफल है मतलब एरिया दैट इज इक्वल टू 528 स्क्वायर मीटर। आपने करना क्या होता है इसमें, वो मेन चीज़ है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्या बोला जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है ना, जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू कितनी है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो जितनी इसकी चौड़ाई है मतलब ब्रेड्थ है के उसके दुगने से 2 अधिक। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप, क्या बोला जा रहा है। ठीक से समझना है ये चीज़ को। क्या बोला जा रहा है कि लंबाई जो है, लंबाई यह चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। मतलब कोशिश करिए कि जो आपके पास स्टेटमेंट दी जा रही है उस स्टेटमेंट को आप सबसे पहले बदलने की कोशिश करिए। जैसे मैंने ये लिखने की कोशिश की, यहाँ पे इसको लिख दिया। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मान के चलना चाहिए इसमें, जिस चीज़ का हमें एक्चुअल में, अगर इस स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से देखेंगे इस स्टेटमेंट को, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिस चीज़ का हमें पता नहीं है, और कुछ ऐसी चीज़ है जिसका हमें पता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मुझे अगर चौड़ाई का पता है तो लंबाई तो ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो मुझे है किस चीज़ का पता नहीं, मुझे चौड़ाई का पता नहीं है। ठीक है, चौड़ाई मेरे लिए, ये ब्रेड्थ जो है ये मेरे लिए अननोन हुई। तो जो चीज़ मेरे लिए अननोन है वही मान के चलूँगा मैं। तो इसमें आप लिखेंगे मान लो आयताकार खेत की चौड़ाई। ठीक है, इसको मान के चलेंगे हम कि ये मान लो x है। ठीक है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई आएगी, देखिए चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक, तो 2 गुणा चौड़ाई, x लिख रहा हूँ, +2। और ये सारे के सारे किसमें है, मीटर्स में ये। ठीक है, सब के सब किसमें है, ये मीटर्स में है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे इस बात को कि लंबाई कितनी आई आपके पास, लंबाई दुगने, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। अब क्या दिया, क्या आपके पास दिया हुआ है एरिया, एरिया आपके पास दिया हुआ है। तो अब लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट, क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको आप लिखेंगे यहाँ L मल्टीप्लाइड बाय B। हिंदी वाले हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देयरफॉर दिए गए
जो दिया गया आयताकार खेत है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर लैंड इक्वल टू, ये फील्ड जो भी है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 2x + 2, तो 2x + 2 मल्टीप्लाइड बाय चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, इसको हमने x माना था 2x। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझें यहाँ, ठीक है। तो ये कितने के बराबर आ गया, 2x + 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू, एरिया कितना है, एरिया 528, तो ये 528, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये क्या बन गई, ये बन गई वो समीकरण। तो 2x + 2 गुणा x, ये कितने के बराबर है, 528 के बराबर। x से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 2x² + 2x इज इक्वल टू 528। और 2 देखिए यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है ना, कॉमन आ रहा है सब में। 2 इसलिए कॉमन है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। तो 2 आप ले सकते हैं, या 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2x² डिवाइडेड बाई 2 + 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 528 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 2 2 = 4, 1 कैरी, 2 6 = 12, 2 4 = 8। तो कितना आ गया आपके पास, आपके पास आ गया फिर ये x² + x माइनस 264 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपके पास ये प्रश्न जो होगा वो हो गया। इसके बाद देखिए सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके आ जाते हैं, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है आपके पास जो आपको मैंने सिखाया हुआ अभी रिसेंटली पिछले वीडियो में, वो वाला मेथड, ठीक है। तो आप जो डील करता है आप वो वाला मेथड इस पर लगाइए, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पहले वो चीज़ समझते हैं हम लोग। धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक देखिए 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब बोला है क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है 1 आफ्टर 1, ठीक है। क्रमागत मतलब कंटिन्यूस जो भी है ना, कंटिन्यूस जो है, क्रमागत मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो दो आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक है, पता नहीं कौन से हैं, पर एक के बाद एक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यदि मुझे 2 का पता है, मैं बोलूं कि 2 के बाद आने वाला पूर्णांक, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 ही आता है, मतलब 2 + 1 करें तो 3। बोलने का मतलब ये है कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि पहला जो क्रमागत पूर्णांक क्या है, पहला जो पूर्णांक है वो क्या है, तो हम अगला पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम यही करते हैं कि मान लो पहला पूर्णांक है x, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा फिर, कितना हो जाएगा, x + 1। अब जो जैसा क्वेश्चन में लिखा वैसा करना है कि गुणनफल मतलब पहला पूर्णांक फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा पूर्णांक सेकेंड इंटीजर इक्वल टू 306। और आप देखेंगे कि यहाँ से बड़ी इजीली बन जाएगा। पहला पूर्णांक है x, दूसरा पूर्णांक कितना है x + 1, ये कितने के बराबर है 306 के बराबर, ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। तो देखिए ये इजीली यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, फिर अब आप करके इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो आ जाएगा x × x +
एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 306। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व जो है वो कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है वो उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मान लेते हैं ये है रोहन, ये है रोहन, ठीक है, और ये है रोहन की माँ, ठीक है, ये बाहर दिए। क्या बोला, रोहन की माँ, ये मैंने लिखा यहाँ माँ, और ये मैंने लिख दिया रोहन, ठीक है। बोला है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है। इसकी उम्र कितनी है पता नहीं, पर जितनी माँ की उम्र कितनी है, रोहन की एज, रोहन की आयु, एज ऑफ रोहन प्लस 26, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ गए तो बात बन जाएगी इजीली। बोला जा रहा है रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष अधिक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो माँ है उसकी उम्र रोहन की जो उम्र होगी उससे 26 वर्ष अधिक है। अब हमें पता किसकी आयु करनी है, हमें रोहन की एज का पता नहीं है। तो इसी चीज़ को मान के चलते हैं। तो ये लिखेंगे हम लोग, लेट रोहन्स एज, लेट रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, ठीक है। मान लो रोहन की आयु बराबर है एक्स वर्ष। तो देयरफॉर रोहन्स मदर्स एज विल बी इक्वल टू कितनी आ जाएगी, रोहन की एज जितनी है एक्स प्लस 26, तो एक्स प्लस 26, ठीक है। तो यहाँ से ये क्लियर होगी बात आपको। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। तो अब आगे क्या बोला जा रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। अब एक लाइन आ गई, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो रोहन्स एज आफ्टर 3 years, रोहन्स एज आफ्टर 3 years कितनी होगी, अगर आज एक्स है तो 3 साल बाद कितनी होगी, एक्स प्लस 3, ठीक है। इसी तरह से रोहन की जो मदर की एज है वो कितनी होगी, रोहन्स मदर्स एज आफ्टर 3 years, रोहन की माँ की आयु 3 सालों के बाद कितनी हो जाएगी, तो ये एक्स प्लस 26 प्लस 3, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 29, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई यहाँ पर, यहाँ तक लग गया पता कि ये ऐसे होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या बोल रहा है कि रोहन की आयु और उसकी माँ की आयु का गुणनफल जो है वो कितना हो जाएगा, 360। तो अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या रोहन एज आफ्टर 3 years, तो ये एक्स प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मदर्स एज आफ्टर 3 years, तो 29, और इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360। अगर आप इस चीज़ को ओपन करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 29, ठीक है, प्लस 3, ये मैंने आपको पहले सिखाया है कि कैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं, इक्वल टू 360। तो एक्स से एक्स को गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी ये 29x प्लस 3x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 29 इक्वल टू 360। और यहाँ से देखिए ये 29x हैं, ये 3x, तो कितने हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया आपके पास 32x, ठीक, प्लस 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, प्लस 2 कितने हो गए 8, माइनस 360 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से आपके पास ये कितना आ जाएगा,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेथड से जिससे आपका दिल करे वो आप करिए सॉल्व। मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। एक रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर की दूरी इस पे चल रही है, ये मैंने पटरी बना दी। टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, ठीक है। एक समान चाल से चलती है, तय करती है, एक दूरी समान चाल से तय करती है। चाल कितनी है पता नहीं। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती, ठीक है। हमें किस चीज़ का पता नहीं है, हमें पता नहीं है इसकी चाल कितनी है, ठीक है, ठीक है। और क्या चीज़ है, एक और चीज़ है जिसके बारे में बात की जा रही है लेकिन बताया नहीं जा रहा है, वो ये है समय, है ना। बोला है यदि इसकी चाल है कितनी पता नहीं, लेकिन 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम हो ना, जो है उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा यदि कम हो तो वो जो समय लेगी वो 3 घंटे अधिक होगा, ठीक है, ठीक है। तो हमें किस चीज़ का पता नहीं है, हमें पता नहीं है चाल का पता नहीं है, तो जिस चीज़ का पता नहीं है वो लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया मान लो रेल गाड़ी की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगाएगी, तो आप ये लिखेंगे कि 480 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगा समय, आप लिखेंगे टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर। कितना होगा, अगर x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई गाड़ी चल रही है तो नेचुरली आपको पता ही है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम, दूरी बटा गति क्या आता है समय। तो यही 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना आ जाएगा आपके पास है 480 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये एक समय आ गया इतने घंटे, ठीक है, ये आपके पास एक समय आ गया। अब दूसरा ये है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है ना, तो आप लिखेंगे सेकेंड स्टेज, दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति में क्या है चाल बराबर है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर कितने के बराबर आ जाएगा 480 डिवाइड बाय x माइनस 8 r। शायद आपको समझ आ रही होगी बात। यदि मुझे चाल का पता है तो दूरी की मदद से मैं क्या पता कर सकता हूँ, समय का पता कर सकता हूँ, ठीक है। तो समय मुझे यहाँ से पता चल रहा है, तो समय पता चलने के बाद अब हम आते हैं स्थिति के ऊपर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन बोलता है कि जो नया समय लिया गया है वो और जो पहले समय लिया गया है वो, ठीक है। बोला जा रहा है कि यदि उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो तो पहले वाले से 3 घंटा ज़्यादा समय लेती है वो। तो बोलने का मतलब ये हो गया कि नया वाला समय ज़्यादा होगा, पहले वाला क्या है कम। तो आप लिखेंगे न्यू टाइम नया समय माइनस पुराना समय, कितने के बराबर आ जाएगा इक्वल टू 3। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। नया मतलब जब गाड़ी धीरे धीरे चल रही है तो मान लेते हैं किसी सफर को तय करने में उसको
23 आवर्स लगे, पहले लगते थे 20 घंटे। तो 23 माइनस 20 करो तब आएगा भाई 3, ये है इसका मतलब। तो आपके पास आ गया ये 400 अपॉन x माइनस 8 माइनस 8 माइनस सॉरी 480 है ना, 480 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि आपके पास जो नीचे लिखा हुआ है उसी चीज़ से आप x माइनस 8 और x लिखा हुआ है, इन दोनों के गुणनफल से प्रत्येक जो पद है उनको गुणा करेंगे आप। तो x माइनस 8 ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, और x से मैं गुणा करूँगा 480 बटा x माइनस 8 को, ठीक है, माइनस x माइनस 8 इंटू एक्स को गुणा करूँगा मैं 480 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय x। तो आप पाएंगे कि x से x कट गया और ये x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया, तो यहाँ आ गया 480x माइनस 480 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8 इक्वल टू 3x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 8। तो यहाँ से कितना आ गया है 480x माइनस 480 से करेंगे तो ये 480x आएगा, माइनस माइनस प्लस 480 मल्टीप्लाइड बाय 8 इक्वल टू 3x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3x से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x। ठीक है, अब आपके पास थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग इससे क्या आ जाएगा आगे आपके पास 480 से क्या हो गया 480 से आपके पास 480 कैंसिल हो गया। अब ये 480 को 8 से गुणा करके 0 8 8 जा 64 6 कैरी 8 4 जा 32 प्लस 6 आगे 38 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये आपके पास आ जाएगा। इसको वैसे और भी छोटा कर सकते हैं लेकिन चलो इक्वेशन ही लिखनी है तो लिख सकते हैं माइनस 3840 इक्वल टू 0। सो ये आपके पास जो है वो समीकरण आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं फर्दर और आपके पास फिर जो होगा वो आगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये 4.1 एक्सरसाइज थी जो मैंने थोड़ा सा आपको ये बताने की कोशिश की कि समीकरण कैसे बनते हैं। अगले वीडियो पे मैं काफ़ी लेंथी हो रहा है वीडियो, अगले वीडियो पे मैं आपको जो अगले 4.2 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताऊंगा। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको कि 4.2 एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन मैंने आपको आज करवा दिए हुए, कुछ बचे हैं इंपॉर्टेंट देखेंगे हम लोग 4.2 एक्सरसाइज के और वैसे ही 4.3 के। ठीक है, तो ओके बाय।